गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पार्ट 2 का प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो कविता के साथ पहला क्वेश्चन है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो कवि ने पतंग में वर्षा ऋतु का वर्णन और शरद ऋतु का वर्णन एवं शरद के साथ बसंत के महीने का भी वर्णन किया है। तो कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु वह भादों का महीना बीत गया है, प्रकृति में बहुत परिवर्तन दिखाई देने लगा है। जहाँ भादों के महीने में या भाद्रपद मास में आसमान में काली घटाएं छाई रहती हैं। काली घटाओं के छाने के कारण चारों दिशाएं जो अंधकार में दिखाई देने लगती हैं। तीव्र गति से वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण बच्चों के खेलने लायक वातावरण नहीं होता है, इसलिए बच्चों का मन अत्यंत व्याकुल रहता है कि कब वर्षा ऋतु समाप्त होगी, कब शरद ऋतु का आगमन होगा, कब हम स्वच्छंद गति से खेल खेल सकेंगे। कभी यह भी दर्शाना चाहा है कि भादो रूपी अंधकार के बाद जो है उजाला रूपी शरद ऋतु का आगमन आया है। शरद ऋतु के आने पर तेज सूर्य की रोशनी चारों ओर भर जाती है। तेज सूर्य की रोशनी की चमकीली सवेरा होता है। चमकीला सवेरा होने के कारण आसमान स्वच्छ एवं साफ दिखाई देता है। बच्चों का मन आकर्षित हो जाता है और जैसे लगता है कि प्रकृति बच्चों को अपनी ओर खेलने के लिए आमंत्रित कर रही है। इस तरह से बच्चे खेलते समय जब पतंगबाजी करते हैं, किसी के पतंग को काटते हैं, तो उनके मुख से मधुर आवाज, तालियों की गड़गड़ाहट, गुंजार छा जाती। इस तरह से सभी दिशाएं गूंज उठती हैं। सभी दिशाओं में मधुर गूंज सुनाई देने लगता है। और यह भी बताया गया है, जिस तरह से भादो रूपी कुल दूर होता है और प्रकाश रूपी उजाला आता है, अर्थात सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, तो इस तरह से बच्चों को उत्साहित करने की प्रेरणा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। तो सबसे हल्की, सबसे पतला, पतली ये सब क्या है, विशेषण है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो बच्चों बताइए क्यों विशेषण का प्रयोग किया गया है। पतंग के लिए अनेक प्रकार के विशेषण कवि ने प्रयोग किए हैं। पतंग को उड़ाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार से हल्कापन, पतले कागज और पतली कमानी आदि विशेषण शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है, जो कि बच्चे के स्वभाव को प्रदर्शित करता है कि जिस तरह से पतंग हल्का होता है, उसकी कमानी हल्की होती है, उसी तरह बच्चों का मन जो है चंचल, हल्का और स्वच्छ भाव भरा होता है। वे अत्यंत मस्त होते हैं, उनके अंदर कोई भी बनावटी भाव नहीं होता है। जिस तरह से पतंग हल्की होने के कारण आसमान में उड़ती हुई ऊंचाइयों को पाना चाहती है, उसी तरह बच्चों के मन में भी अनेक आशाएं व उमंगे होती हैं। वे आशाओं और उमंगों की उड़ान भरकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। तो कल मैंने बताया था कि बिंब क्या होता है। तो बिंब का प्रयोग कविता में कहाँ कहाँ किया गया है। खरगोश की आंखों जैसा, फिर कहाँ किया गया है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, चमकीले चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम। तो इन 4 जगहों पर बिंब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ बिंब का प्रयोग कवि ने क्यों किया है, इसका आशय बताना है। तो पहला है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, कवि के कहने का आशय है कि भाद्रपद बीत गया है, शरद ऋतु के आने पर लाल प्रातःकालीन सूर्य की लाल लाल किरणें
ऐसे दिखाई देती हैं जैसे खरगोश की आंखें लाल लाल चमकती हुई दिखाई देती हैं। उसी तरह अब शरद ऋतु का सवेरा भी दिखाई दे रहा है। दूसरा है शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ कवि ने मानवीकरण भी किया है और बिंब भी है। शरद आया पुलों को पार करते हुए अर्थात शरद ऋतु भाद्रपद रूपी अर्थात दुख रूपी पुल को पार करते हुए आ गया है। कहने का मतलब अब आसमान में अंधकार छट गया है, आसमान में उजाला छा गया है, दुख के बाद सुख आने को कवि ने कहा है कि शरद मतलब उजाला और पुलों का अंधकार मतलब अंधेरा। यहाँ दुख और सुख दर्शाया गया है। तीसरा है चमकीली साइकिल घंटी बजाते हुए तेज। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, जैसे शरद ऋतु ऐसा दिखाई देता है कि कोई डाकिया है और जिस तरह से डाकिया अपनी घंटी बजाते हुए लोगों तक उसके संदेश को पहुंचाना चाहता, उसी तरह शरद ऋतु भी मानो संगीत में घंटी बजाते हुए बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चौथा है आकाश को मुलायम। तो आकाश को मुलायम यहाँ आसमान को स्वच्छ विस्तृत मन वाला दिखाया गया है। इसके माध्यम से कवि यह बताना चाहता है जिस तरह से आकाश मुलायम है अर्थात स्वच्छ है, विस्तृत मन वाला है, उसी तरह बच्चों का मन स्वच्छ और विस्तृत मन है, उनके मन में कोई भाव नहीं है। चौथा क्वेश्चन है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो कविता में यह दर्शाया गया है, कवि यह दर्शाना चाहता है कि कपास यानी रुई अत्यंत नरम एवं कोमल मुलायम होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका शरीर भी अत्यंत कोमल एवं नरम होता है, इसलिए बच्चों को पहला आहार रुई से दिया जाता है। और कभी कपास की नाजुकता के कारण ही इसका संबंध बच्चों से जोड़ा है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो बच्चों देखो, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? बच्चे उड़ रहे हैं। बच्चों के उड़ान से कैसा संबंध बनता है। बच्चे पतंग उड़ाते समय स्वच्छ मन से उसमें मस्त रहते हैं, उनके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता। वे छत पर पतंग की डोर के सहारे अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। जिस प्रकार पतंग आसमान की ऊंचाइयों की हदों को उड़कर छूना चाहती है, उसी प्रकार बालपन में भी बच्चे जो है अनेक भावों को या अपने हृदय में उठे विचारों को छूना चाहते हैं और उनके पार जाना चाहते हैं। पतंग की उड़ान उनके लिए रंग बिरंगे सपने के समान है। जिस तरह से पतंग रंग बिरंगी होती है, उसी तरह से बच्चों के मन में उठने वाले भाव भी रंग बिरंगे होते हैं। वे चंचल मन को खो जाना चाहते हैं, इसलिए कवि ने पतंग के साथ साथ बच्चों के उड़ने की बात कही है। और एक दिन बच्चे पतंग की तरह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। खा है अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो बच्चों का छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि बच्चों की तेज रफ्तार व इधर उधर बार बार भ्रमण करना, एक स्थान से नहीं बल्कि छत के सभी भागों पर जा जाकर पतंगबाजी करना। कवि ने इस बिंब का प्रयोग किया है। जब बच्चे पतंगबाजी करते हैं और जीत जाते हैं तो सीटियाँ, किलकारियाँ की गूंज सभी दिशाओं में मृदंग के समान फैल जाती हैं। जिस तरह से मृदंग की ध्वनि चारों दिशाओं में फैल जाती है, लोगों को आनंदित करती है, उसी तरह बच्चों के मुख से निकलने वाली सीटियों की धुन, किलकारियों की धुन जो मृदंग के समान चारों ओर फैल जाती है। खा है अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चे पतंगबाजी करते हैं, छतों पर दौड़ते हुए छत पर से कभी गिर जाते हैं, तो जैसे लगता है कि वे इस चुनौती को पार कर चुके हैं
और प्रातः काल होने का इंतजार करते हैं और दुगने उत्साह से पतंगबाजी करते हैं और उनके अंदर और भी निर्भयता आ जाती है। साथ साथ ही वे इस आनंद की अनुभूति करते हैं और अत्यधिक आनंदित होते हुए खेल खेलते हैं। फिर है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य कि बच्चे खेल रहे हैं। जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो सभी के मन से अनेक प्रकार के भाव भरे होते हैं। आनंद के कारण वे कोलाहल करते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। तो उनके ये ध्वनि, उनके मुख से निकलने वाली ये ध्वनियाँ जैसे लगती हैं संपूर्ण दिशाओं को मृदंग की तरह जो है आनंदित कर रहा है। जैसे लगता है संपूर्ण दिशाओं में मृदंग ही मृदंग बज रहा है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो इसमें कवि ने दर्शाया है कि बच्चे जब पतंगबाजी करते हैं कितना भयानक, कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, जब बच्चे खेल खेलने लगते हैं तो सारी विषम परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाती हैं। उन्हें इन परिस्थितियों का भय भी नहीं होता और महसूस भी नहीं होता है। तो कवि प्रश्न कर रहा है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो बच्चों, जब आप खेल खेलते हैं तो कभी अच्छी परिस्थिति होती है, खेलने लायक वातावरण होता है, कभी जो है खेलने लायक वातावरण नहीं होता है। तो क्या जब खेलने लायक वातावरण नहीं होता है तो आपको वह परिस्थिति व्याकुल करती है? नहीं। जब हम उमंग और जोश से खेल खेलते हैं तो कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी तेज धूप हो रही हो, हवा चल रही हो, कितने भी कठोर छत हो, तो खेल खेलते समय हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं जैसे लगता है सारा वातावरण हमारे शरीर के अनुकूल है, इस वातावरण से हमें कोई दुख नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखना, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? नहीं, कोमल लगती है, नरम लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है खेल में इतना आनंदित होता है कि हमें उसका आभास भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? जिस तरह से बच्चे खतरनाक परिस्थितियों से बच जाते हैं, छत से गिरकर अगर कभी भी बच जाते हैं तो उनके मन की निराशा क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। उन्हें लगता है कि हम ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, हमें कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए दुगने उत्साह से खेल खेलते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा, आपके जीवन में भी ऐसा घटित हुआ है कि आप किसी विषम परिस्थितियों का सामना किए हों और पुनः आपके अंदर दुगना जोश जज्बा पैदा हो गया हो? तो खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करेंगे? आप अपने मन से लिखिए कि आपको कैसा महसूस होता है।